अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का प्रोग्राम सेहत साहब के लिए वेलकम। पहले ये प्रोग्राम डॉक्टर कैसर शेख कर रहे थे, कुछ मसरूफियात की वजह से वो अवेलेबल नहीं है। दिसंबर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। उतनी देर ये प्रोग्राम मैं होस्ट करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज मुगल है और बाय प्रोफेशन माई स्पेशलिस्ट और एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मंशा और ये डेंटिस्ट हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू और तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि डेंटिस्ट्री में क्या नया है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, लोग क्या सोचते हैं, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हमने अपने डेंटल जो प्रॉब्लम है वो हमने इमीडिएट इग्नोर नहीं करने, और डेली हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए। और इसके अलावा हम आम रूटीन की डिस्कशन करेंगे, कोई टेक्निकल डिस्कशन हमारी नहीं होगी। लेकिन एनीवे आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई सजेशन हो, अपने नीचे वाले लिंक में हम भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब उसको आंसर भी करेंगे और गाइडलाइन भी देंगे। तो आज से आप डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा प्लीज़ अपना तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर नसीम मंशा गुराया है। मैं गुजरांवाला में अरसा 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो 2011 में रावलपिंडी से की। बाद में मास्टर्स जो है वो 2016 में मैंने किया और उसी वक्त से गुजरांवाला में ही जो है वो मसरूफ़ अमल है। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आम रूटीन में लोग ये समझते हैं कि जो डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस है बहुत कॉस्टली है। आया ये इम्प्रेशन ठीक है? और अगर ये ठीक नहीं तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? और अगर हम ये वाकई ठीक है तो फिर हम किस तरह इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं? देखें, डेंटिस्ट्री की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो तो नो डाउट कॉस्टली हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम करते ही हैं कि हर काम में देर कर देते हैं। अगर हम कहा जाता है कि डेंटिस्ट्री का ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, निगलेक्ट की जो है ना वो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। कोई भी कैविटी है दांतों के अंदर तो वो 2-4 दिनों में कैविटी नहीं बनती। ठीक, इट टेक ईयर्स एंड ईयर्स कि जब वो पेन शुरू करे। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोगों को एजुकेट करें कि वो अपने दांतों की सफाई रखें और अगर उनको कुछ छोटी मोटी कैविटी नज़र आए या नज़र ना भी आए तो 6 महीने में एक दफ़ा एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाकर चेक करवाएं तो वो बिल्कुल उसी वक्त उसकी फिलिंग हो जाती है और आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ती। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, रूटीन में आपके पास कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं डेंटिस्ट्री में, लोग आके प्रेजेंट करते हैं कॉमन प्रॉब्लम के साथ? गुजरांवाला में या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो 90% डेंटिस्ट्री की प्रॉब्लम है वो लोग पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है। और जब हम दांत में देखते हैं तो कैविटी जो है वो दांत के नीचे वाले नरम हिस्से तक चली गई होती है और जहाँ पर जाकर वो पेन स्टार्ट करती है। तो उसके लिए फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट और उसके ऊपर क्राउन वगैरह करना पड़ता है जो कि कॉस्टली है। ठीक है। और बाकी 10% में गम्स डिजीज़ हैं या लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वो उसके साथ लोग प्रेजेंट करते हैं। और ओके डॉक्टर साहब, ये जो अपना टेढ़े दांत के साथ ब्रेसिस वगैरह लगाते हैं, ये भी पता चला कि काफ़ी कॉस्टली है, यहाँ की ऐसी बात नहीं है? नहीं, पाकिस्तान के लिहाज से जो है वो अभी भी ये सस्ते हैं बाहर की दुनिया के साथ अगर आप तकाबली जायज़ा लें, लेकिन फिर भी हमारे लोगों का जो सोशो इकनॉमिक स्टेटस है उसके लिहाज से ये कॉस्टली है ट्रीटमेंट। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि जो ब्रेसिस या टेढ़े दांतों के साथ बच्चे आते हैं तो किस एज से पेरेंट्स को आपके पास आ जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, जो भी अगर मोस्टली ट्रीटमेंट तो हम ज़्यादातर 12 साल की एज के बाद ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और 12 से 16-17 साल का जो ये 4-5 साल हैं ये ट्रीटमेंट के लिए बड़े आइडियल होते हैं। ओके। लेकिन डेंटिस्ट को या पता चल जाता है कि 7-8 साल का बच्चा हो, इसमें हमें ब्रेसिस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। कई दफ़ा होता है कि उसके जो दूध के दांत होते हैं वो हम खुद अगर हमें निकालने पड़े तो हम इस तरीके से निकालते हैं कि वो बाद में ब्रेसिस की ज़रूरत ना पड़े। ओके। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि 6-7 साल के बच्चे को ही अपने जो फैमिली डेंटिस्ट है उसके पास एक दफ़ा ज़रूर ले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आजकल जो हमारा जो इरप्शन पैटर्न्स हैं बच्चों के, जो दूध के दांत गिरते हैं और परमानेंट दांत आते हैं,
वो भी हमारी डाइट की वजह से काफ़ी मुतासर हुआ है। ओके, तो दूध का दांत ना अपने टाइम से पहले गिरना चाहिए और ना ही अपने टाइम के बाद मुंह में मौजूद रहना चाहिए। ओके, तो ये बात आपको क्वालिफाइड डेंटल सर्जन ही बता सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से राब्ते में रहें। ओके, तो डॉक्टर साहब यूजुअली जो मिनिमम एज है दूध के दांत मिल्क के जो टीथ हैं वो कब अरप्शन उसकी कब वो टूटने शुरू करते हैं और मैक्सिमम क्या एज है उसकी? 2 साल की उम्र तक बच्चों के दूध के सारे दांत आ जाते हैं अमूमन। ठीक है, 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उस वक्त दूध के दांत इरप्ट होना शुरू होते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 साल में वो सारे मुंह के अंदर आ जाते हैं और 6 से 7 साल के दरमियान में वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और 12 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो दूध के सारे दांत गिर के परमानेंट दांत उनकी जगह ले लेते हैं। ओके, तो ये जो बीच का अरसा है, इसमें किस दांत ने कब निकलना है और किस दांत ने कब तक रहना है, ये बहुत अहम है। ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब इसमें एक जो हमारी जनरल प्रैक्टिस है कि दूध का दांत आया खुद ही उसे हिला जुला के तो हम उसको निकाल देते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए? अगर दूध का दांत खुद से हिला जुला के निकल गया तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर उसका टाइम हो गया होगा तो वो उसकी जो नीचे से रूट है वो खुद ब खुद रिजॉर्व हो रही होती है। ठीक है जी। तो वो तभी आप हिला जुला के निकाल लेते हैं। या जब तक हमारा डाइट पैटर्न ऐसा था कि हम हार्ड फूड के ऊपर बाइट करते थे, जैसे छल्ली है या गन्ना वगैरह है, ठीक है, तो वो दूध के दांत उससे खुद ब खुद गिर जाते थे। बिल्कुल अब ठीक। चूंकि हमारे बच्चों में डाइट का जो पैटर्न है वो सारा सॉफ्ट डाइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। एग्जैक्टली। तो वो जो दांत बिल्कुल मामूली भी हिल रहा हो तो वो भी अपने आप नहीं निकलता इस तरह। जी, ठीक ठीक। ठीक है, तो वो अगर वही दांत पड़ा रहे कोई 6 महीने साल एक, तो जो परमानेंट दांत है वो उससे आगे या पीछे निकल आएगा। ओके, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए नाज़रीन ये इम्पॉर्टेंट है कि जब मिल्की टीथ आएँ तो आप एक दफ़ा रूटीन में चेकअप ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब एक डिफरेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, इसको मिल्की टीथ क्यों कहते हैं? बस जिस तरह विजडम टूथ कहते हैं। ठीक है जी। ओके, तो डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन जो लोग डिस्कस करते हैं कि मोहल्लों में या जो विलेजेस हैं वहाँ पे कुछ क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं और कुछ ऐसी काम शाम करके उन्होंने सीखा हुआ है, तो आया वो लोग हमारी इस डेंटिस्ट्री को डैमेज कर रहे हैं या उसके लिए कोई फ़ायदेमंद है काम उनका प्रैक्टिस करना? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे ये टेक्नीशियन है, जो अनक्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं जिनको उर्फ़े आम में क्वैक्स कहा जाता है, इनको आप रातों रात डंडे के ज़ोर से बंद नहीं करवा सकते। जी, एग्रीड, ठीक है। पब्लिक सेंटीमेंट उनके साथ जी, होता है और वो चूँकि बरस से ये काम कर रहे हैं तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में भी जब उन्होंने इस चीज़ को रेगुलराइज़ किया तो उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया कि जो लोग मौजूद थे उस ज़माने में उनको उन्होंने रजिस्टर्ड किया, सही, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी और उनको बता दिया कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना। बिल्कुल सही। और फिर उन्हीं की गाइडेंस में पुलिसिंग की कि भाई आपने अब किसी और बंदे को एंटर नहीं होने देना। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। तो वो जनरेशन के बाद क्वैकरी ख़त्म हो गई। बिल्कुल सही है, एग्रीड। ठीक है, अगर आपके पास एक क्वैक है या अनक्वालिफाइड बंदा है, आप उसको उन सब को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आप स्केलिंग कर सकते हैं, आप डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक, आप एक्सरे कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक, और ये काम आपने नहीं करना, ये इस काम के लिए आप रेफरल बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है यही एक तरीका है इसको बिल्कुल खत्म सही करने डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी सजेशन है कि जो हमारे टेक्नीशियंस हैं या लो सोशो इकनॉमिक एरिया में काम कर रहे हैं, नो डाउट वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जहाँ पे डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब की सजेशन कि हम उनको रजिस्टर करें, हम उनको बताएं कि यार ये नई टेक्निक्स हैं, आप ये यूज़ करें और इस लेवल के आगे आपने काम नहीं करना, उसमें हमारी भी सेफ्टी है और उनकी सेफ्टी भी है। और एक लास्ट जो डॉक्टर साहब इसमें जो नई इनोवेशंस हैं और डेंटिस्ट्री में वो क्या क्या हैं? डेंटिस्ट्री में जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं उनमें एक तो डेंटल इम्प्लांट है। ठीक, कि हम जब एक वक्त था, आज से कोई 20-30 साल पीछे चले जाएं, तो दांत रिप्लेस करने के लिए या डेंचर लगता था या एक ब्रिज था। ठीक है, ब्रिज का मतलब ये है कि हम आगे पीछे वाले दांत की सपोर्ट से 3 खौल उसके ऊपर लगा देते थे। अब जब दुनिया ने तरक्की की है
तो जहाँ से दांत निकलता है वहीं पे दांत को हम इम्प्लांट कर देते हैं ओके। बोन के अंदर, और वहीं पे दांत लग जाता है। एक ये नई इनोवेशन है। ठीक। दूसरा, आजकल लेज़र जो हर चीज़ के अंदर जो है वो लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है, तो डेंटिस्ट्री के अंदर भी लेज़र टेक्नोलॉजी ने एक काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी एडवांस होती हैं। काफ़ी एडवांस हो गई हैं। तो इसमें नाजरीन डेंटिस्ट्री में भी डेंटिस्ट्री एस्थेटिक्स अब अवेलेबल है, जो आपकी स्माइल को बेहतर कर सकता है, अभी गमी स्माइल को बेहतर कर सकता है। और इसके अलावा आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें नो डाउट थोड़ी कास्टली हैं, लेकिन रियली पाकिस्तान में अभी भी जो डेंटिस्ट्री की कास्ट है वो बहुत कम है, और हमारे जो लोग हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, मेहनती हैं, और बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो आज का सेगमेंट जो हमारा इस पे था, इसमें एक मैं लास्ट डॉक्टर साहब से मैसेज लेना चाहूँगा कि जनरल पब्लिक के लिए क्या ऐसी रूटीन हम अख्तियार करें कि जिसमें हमें डेंटिस्ट के पास रूटीन में पेनफुल कंडीशन में ना जाना पड़े। जी, मैं उसमें अपनी तमाम लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि वो एक तो अपनी ब्रशिंग की जो हैबिट है उसको बेहतर बनाएं। रात को सोने से पहले ब्रश करें, रात के खाने के बाद ब्रश करें, और जब आप ब्रश कर लें तो उसके बाद कुछ भी खाने से परहेज़ करें। और दूसरा, जब सुबह उठें तो नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। ये 2 टाइम अगर आप ब्रश करेंगे तो 16-17 घंटे आपका मुंह जो है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी जो केरीज़ कॉज करती है उससे बचा रहेगा, और आप दांतों की जो कैविटीज़ के मसाइल हैं उससे काफ़ी हद तक बचेंगे। और दूसरा, हर 6 महीने के बाद आपको चाहे पेन ना भी हो तो एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाकर अपने मुंह का मुआयना ज़रूर करवाएं, ताकि अगर कहीं कोई छोटी मोटी कैविटी बन रही है तो वो उसी वक्त वहीं पे पकड़ी जाए और उसका हल किया जा सके, ना कि वो कल कला रूट कैनाल पे और वो दूसरे मसाइल पे बात पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मकसद ये है ब्रशिंग का कि जब भी आप खाना खाएं आप ब्रश ज़रूर करें। जब तक फूड पार्टिकल आपके टीथ में रहेगा वहाँ पे एक एक्टिविटी जनरेट होगी जो अल्टीमेटली आपके गम्स को और आपके टीथ को डैमेज करेगी। तो डॉक्टर साहब का मैसेज ये है कि आप रूटीन 6 माह के बाद ज़रूर अपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं, और रूटीन में जो अपनी डेली रूटीन है फ्लूइड इनटेक ज़्यादा अच्छा करें, और जब आप ब्रश कर लें तो कोई चीज़ ना खाएं। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी आपके टीथ को और गम को डैमेज करती है। तो बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बार दांत ख़राब हो रहे हैं, लेकिन हम खाते भी कुछ नहीं और ब्रशिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। तो उन लोगों में देखा गया है कि उनको एसिडिटी जो रिफ्लेक्स आता है, एसिड बहुत ज़्यादा रात को उन्होंने लेट नाइट खाया और बहुत ज़्यादा खाया और बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाई, तो उसमें हमारा जो रिफ्लेक्स जनरेट होता है एसिड का हमारे मुंह में आता है, तो हमारे जो इनकी कवरिंग है टीथ की और गम्स की उसको डैमेज करता है, तो आस्ता आस्ता वो हमारे टीथ और गम्स ख़राब होते रहते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी कोई सजेशन हो और कोई इसके वाले से क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब से उसकी ओपिनियन लेके तो उसको आपको आंसर करेंगे। वंस अगेन डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए डॉक्टर सरफराज मुगल को। अब हमारा जो चैनल है GFPP यानी गुजरांवाला फ्यूचर प्रेजेंट एंड पास्ट, तो इसमें नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे। आपकी कोई सजेशन हो किसी ख़ास हेल्थ इशू पे, हम उसको भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो रूटीन में जितने हमारे स्पेशलिस्ट हैं, आर्थोपेडिक हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, गायनी के हैं, स्किन के हैं, आइज़ के हैं, हम सब लोगों को बुलाएंगे इंशाल्लाह, आपसे इनकी मुलाकात कराएंगे और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।